हुआ था तो यहाँ पर मेरे गांव करना में, आप जो नई पीढ़ी है उनको नहीं पता है इस बारे में कि एक यहाँ पर दाई भी रहती थी और इन षड्यंत्रकारियों ने दाइयों को पहले तुम्हारे गांव से खत्म किया, फिर तुम्हारे पड़ोस वाले गांव से खत्म किया। मेरे पड़ोस वाले गांव में 3-3 4-4 दाइयां थीं, उन पे जो है केस कर करके उनको खत्म कर दिया गया। और गांव से बाहर जो एक जला हेलो सभी के लिए मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्मदिन है और अपनी समाज के जितने भी भाई बहन माताएं बहनें मेरी यहाँ पर बैठी हुई हैं और मेरे से बुजुर्ग भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे बराबर के भी हैं, मैं सभी से मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 किताबें लिखी थी, एक तो संविधान और एक रुपया ऑफ रुपीज, रुपया की समस्या। तो हमारी समाज का सारा फोकस किस पर है? संविधान। हमारे बच्चों के लिए भी यही बताते चले जा रहे हैं संविधान, और गीत गाते हैं, थोड़ा बहुत डांस करते हैं, थोड़ा बहुत जो है मूर्ति पर फूल वगैरह लगा करके और उसको फिर अपने घर चले जाते हैं और बता देते हैं कि जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, बस उनका यहीं तक है। अब प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, उसे हिंदी में बोलते हैं रुपया की समस्या। जो आप सुबह से लेके शाम तक जो तुम्हारे बच्चे और तुम और तुम्हारे जो आदमी है जो काम करके आते हैं, वो मेहनत से रुपया कमा के लाते हैं, उसके बारे में आज तक तुमको बताया नहीं गया। मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। रुपया की समस्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की किताब लिखी हुई है और आज वो रुपया की समस्या जो है आप लोगों को न पता होने के कारण तुम्हारा जो है शोषण किया जा रहा है, तुमको गुलामी की तरफ ढकेला जा रहा है, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र रच चुका है। तो मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि इस रुपया की समस्या के बारे में जान लो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था कि अगर कोई सरकार तानाशाही हो जाए तो अपनी मन मर्जी से नोट छाप सकती है, और आज तुम्हारा वोट लेकर के और सरकारें तानाशाही हो गई हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से नोट छाप करके तुम्हारी जो सुबह से शाम तक मेहनत है ना, उसका खून नचोड़ कर रहे हैं। तुम्हारा तो सुबह से शाम तक जो मेहनत करते हो वो आप 500 या 1000 तुम्हारे घर में कमा के लाते होंगे या आप करती होगी, और वो 10 मिनट में करोड़ों रुपए छाप के मशीन से तुम्हारे को कागज के नोट पकड़ा रहे हैं। ये आपने अंदाज लगाया कि तुम्हारा षड्यंत्र और ये कहाँ से रचा हुआ है? तुम्हारी पीढ़ियां 7 जन्म तक मेहनत करती रहे इसी तरीका से, मगर इस भारत का कर्जा उतरने वाला नहीं है। तुम दिन रात मेहनत करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 270 करोड़ रुपए भारत पे वो हो चुका है कर्जा। तो इसलिए मैं आपसे सभी से कहता हूं 2 मिनट मेरी बात सुने और इस रुपया का खेल को समझे। एक अगर जो भी बच्चे घर में है पढ़े लिखे, और मेरा एक YouTube चैनल है उस पर भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि जो भी माता बहनें, अगर कोई भी बच्चा जो रुपया की समस्या और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस रुपया का खेल का समझ में आ गया तो उससे अमीर आदमी कोई नहीं है। उसी टाइम से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये हो जाएगा कि तुम्हारा कितना भी बड़ा कर्जा हो, चाहे बैंक का हो या फाइनेंस का हो या क्रेडिट कार्ड का हो या भैंस का लोन हो, उसी टाइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रुपया का खेल इतना बड़ा चल रहा है कि तुम्हारे बच्चों को गुलाम बनाने के लिए तुमसे मेहनत करवाई जा रही है। उनका कुछ नहीं जा रहा है, उनका तो बस 15 मिनट में अरबों रुपए छाप के तुम्हें कागज के नोट पकड़ा रहे हो, तुम उन्हीं को खेल रहे हो। आज तुम्हारी जेबों में जो भी नोट है ना, वो सारे के सारे नकली है। और रिकॉर्ड कह रहा हूं, और मैं सबको बोल रहा हूं, सरकार को भी बोल रहा हूं कि कोई भी माई का लाल इसको ओरिजिनल नोट साबित करके दिखा दे तो मेरा नाम बदल देना। इस रुपया के खेल को समझो। रुपया इतना बड़ा है कि इस भारत नहीं, अभी जो कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और ये जो है संविधान खत्म हो जाएगा, ये एक तुम्हें बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र है। कोई तुम्हारा न संविधान खत्म हो रहा है न कुछ हो रहा है, तुम्हारा शोषण हो रहा है। शोषण किसका हो रहा है कि सुबह से शाम तक कोई भी भाई
500 रुपये की मजदूरी करके आता है। अगर कोई ज़्यादा नौकरी पे है तो 2000 रुपये कमा लाता होगा। उसका क्या पूरे दिन में जो कमाता है वो असली सोना होता है आप लोगों का। और ये क्या करते हैं कि मशीन में नोट छाप देते हैं। नोट ऐसे नहीं छपता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा रुपया की समस्या में बैंक, इसमें नोट पहले सोना रखा जाता है और जो सोना होता है उसकी लेवल पे आकर के नोट छपता है। अब हमारे भाइयों को ये भी नहीं पता होगा कि ये एटीएम लाने का भी एक षड्यंत्र है, क्योंकि इस जो ये नोट चल रहा है ना, ये नकली नोट चल रहा है, इसको मोबाइल में ला करके पेल दिया गया है कि अब जो भी बैंक में नोट पहुंच जाता है उसको वापस नहीं देते। ये देखो, ये जो है 10 रुपये हैं, 10 रुपये का नोट है। ये कितने भाइयों को पता है कि ये नोट है या रुपया है? बताओ, क्या ये कोई भी बोल सकता है इसको ये रुपया या नोट है? जो नोट वाले वो हाथ उठा के बोलना कि ये 10 रुपये का नोट है। 1 2 3 4 लोग कह रहे हैं ये 10 रुपये का नोट है। अच्छा, ये 10 रुपये कौन कौन बता रहा है कि ये 10 रुपये है? हाँ, एक बार हाथ उठाना। 10 रुपये कौन बता रहा है? उठाना। ये भी नहीं पता है जी, 2-3 आदमी ये भी हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, इसी चक्कर में फंसा दिया जाता है। ये बताते हैं कि 10 रुपये है और तुमने भी अपने बच्चों को यही बताया है कि ये 10 रुपये है। मगर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, ये 10 रुपये नहीं है, चूरन का नोट है। ये नकली है। तुम्हारी मेहनत इन्हीं पे की, इन्हीं नोटों में करवाई जा रही है तुमसे मेहनत। क्योंकि ये जो नोट है, ये नोट बोलते हैं इसको। ये एक ऐसे समझ लो कि जैसे कि किसी ने पर्ची बना करके दे दी, एक लिख के दे दिया, जैसे मैंने लिख के दे दिया हमारे बड़ेल जी की दुकान पे जाओ और ये 100 रुपये का सामान जाके ले लेना, मैंने साइन करके दे दिया। तो वो पर्ची है। ये RBI ने हमें साइन करके दे रखा है कि आप इस पर लिख के दे रखा है हमें कि धारक को मैं 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। तो ये रुपए तो है नहीं है, आपको पता होगा, इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, कोई भी इस बात को नहीं समझता इस पे 10 रुपये पे ये क्यों लिखा है। ये इसलिए लिखा है कि ये पर्ची है, ये बिल्कुल चूरन का नोट है। ये एफिडेविट है, जैसे मान लो एक चेक है। ये लिख के दे रखा है कि आप किसी को दुकान पे जाकर के दोगे और आपको वहां से सामान मिल जाएगा। एक पर्ची है। और जब भी जो आपको इसमें लिखा है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं किसी भी बैंक में जाकर के अपने 10 रुपये ले सकता हूं। जो आपके लिए बैंक आज 1 लाख रुपए, 10,000 रुपये से लेकर और 10 करोड़ रुपए तक जो लोन दे देती हैं और बैंक में लेन देन कर लेती हैं सुबह से शाम तक, किसी भी बैंक में 10 रुपए तक नहीं है। तुम्हें तो लाखों रुपए दे देंगे। और एक मजे की बात बताता हूं कि कोई भी बैंक, जितनी भी, चाहे प्राइवेट फाइनेंस हो या बैंक हो, उसमें कोई संपत्ति अपनी नहीं है, सारी की सारी किराए पे। और जिस दिन ये जनता को और अपने लोगों को ये पता पड़ गया नोट और रुपए का खेल, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो किताब लिखी है, अगर इसका खेल पता पड़ गया जिस दिन, उन्हें पता है कि ये हमें शटर बंद करके मारने वाले हैं। ये तुम्हारे जो बैंक है अब के खत्म होने वाले हैं और ये शटर बंद कर करके भागेंगे। तुमको 10 करोड़ रुपए दे देंगे, तुम्हारी भैंस पे लोन दे देंगे, तुम्हारी जमीन पे लोन दे देंगे, तुम्हारे कपड़ों पे लोन दे देंगे, तुम लोन ले लो। मगर लोन है ही नहीं, रुपया देते नहीं, वो नोट देते हैं या डिजिट पकड़ा देते हैं, तुम्हारे उसमें फोनों में डाल देते हैं। नोट और डिजिट देखा है, तुम्हारे बच्चों ने रुपया नहीं देखा। 1-2 बुजुर्ग होगा, उन्हें पता है कि मोहर तुम्हारी 15 रुपये में आज भी है। एक 15 रुपए की मोहर है, कानूनी सरकारी हिसाब से 15 रुपए में 1 तोला सोना है। 2000 के नोट में 1.5 किलो सोना आएगा, अगर तुमको इस रुपया का खेल के बारे में पता पड़ जाए तो। तुमको ये बात नहीं कोई बताएगा और न कोई, जितने भी पढ़े लिखे हैं, न स्कूल में पढ़ाई जा रही है ये बात है, न कुछ किया, तुम्हारा शोषण किया जा रहा है। आप एक और बात बताता हूँ, तुम्हारा शोषण किस तरीका से किया जा रहा है। हमारे अभी मुगली नाथ, वो क्या मोदी जी ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के 4-5 बार जो है बोल दिया मुगली नाथ ने। तो उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है ई करेंसी लागू हो गई है। तुम्हारे जो नोट है अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं रहेंगे और एक दिन ये ई करेंसी को क्या कर देंगे, जो तुम्हारे नेट से चलती है। बहुत से तो मेरे माताएं बहनें बुजुर्ग ये भी नहीं जानते होंगे कि कीपैड वाला मोबाइल भी चला लें, तो ये एंड्रॉइड वाले मोबाइल को कैसे चला लेंगे। तुम्हारा शोषण होने वाला है बहुत जबरदस्त।
तुम्हारी जो आपके बुजुर्गों ने जो सपने देखे थे कि हमारे बच्चे जो है आगे बढ़े और हमारी नस्ल आगे बढ़े, वो तुम्हारी नस्ल खतरे में जा रही है। तुम दिन रात जितनी मेहनत करना है कर लो। एक आइडिया और बताता हूँ आपकी, जैसे हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, उनकी जो है जो था उस इतना अच्छा था कि वो जो है 110 साल 115 साल की उम्र जीते थे। और जो हमारे बुजुर्गों के जो बच्चे हुए वो कितनी साल पे आ गए, 90 और 85 और 80 पे से ऊपर नहीं जा रहे हैं। और उनके जो बच्चे हुए वो 50 और 60 पे आ गए, जैसे हमारी पीढ़ी ये मान लो 50-60 पे। और जब हमारे बच्चों की जो पीढ़ी जो आएगी वो कितनी पे जाएगी, 30 या 35। और उनकी पीढ़ी आएगी तो कितनी जाएगी, 20 में कोई आदमी तैयार होता है क्या? तुम्हारी इस तरीका से नस्लें तबाह कर रही हैं। और नस्लें तबाह करने के लिए तुम्हारे घर में जो आ रही है ना, ये जो टीकाकरण करने वाली, ये तुम्हारे बच्चों के अंदर जो है निपुष्टता करने का एक केमिकल डालने आती हैं। ये जो आंगनबाड़ी पर तुम्हारे पेटों को चिरवा रही हैं, आंगनबाड़ी के नाम पर। पहली औरतें क्या होती थी, हमारी माएँ बहनें जो भी पहले थी, बुजुर्ग थे, वो खेतों में जाती थी, काम दिन रात करती थी, चक्की चलाती थी, चाकी चलाती थी। और आज जो है बिगर ऑपरेशन के तुम्हारे बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। और बच्चे होते ही पैदा उनके टीके वो लगा दे जाते हैं कि तुम्हारे बच्चे निपुष्ट हो जाएं, ये बच्चे आगे बढ़ ही ना पाएं। उनकी 20 साल उसी टाइम एज कब कर दी जाती है तुम्हारे उसमें हॉस्पिटलों में। और जो हमारे यहाँ पर मेरा जन्म यहीं का है, मैं बता हुआ था तो यहाँ पर मेरे गाँव का नाम है। आप जो नई पीढ़ी है उनको नहीं पता इस बारे में कि एक यहाँ पर दाई भी रहती थी। और इन षड्यंत्रकारियों ने दाइयों को पहले तुम्हारे गांव से खत्म किया, फिर तुम्हारे पड़ोस वाले गांव से खत्म किया। मेरे पड़ोस वाले गांव में 3-3 4-4 दाइयां थीं, उन पे जो है केस कर करके उनको खत्म कर दिया गया। और गांव से बाहर जो एक जला की जो घरवालियां होती थी वो कंधे से कंधा मिलाकर के घर में भी काम करती थी और खेतों में भी काम करती थी। उनके बच्चे इसलिए वो 100-100 साल पकड़ते थे। और आज अपना बेड छोड़ करके नहीं जाते, मोबाइल छोड़ के नहीं जाते। आज तुम्हारी औलादें बिगाड़ी जा रही हैं, तुम्हारी औलादों को हाथों में मोबाइल थमा दिए गए हैं। जो तुम्हारे 15-16 साल के जो तुम्हारी बड़ी बूढ़ी औरतें जो है उनको पास में बात भी नहीं करने देते थे, आज वो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे अनसील वो वीडियो देख रहे हैं। वो बिगाड़े जा रहे हैं इसलिए कि इनका डीएनए भारत का खत्म हो, तुम्हारे ये जो है नष्ट हो नस्ल है। ये तुम्हारी नस्लों को तबाह करने का एक षड्यंत्र बहुत बड़ा चल रहा है। और जो आज जो हॉस्पिटलों में जाकर के बच्चे पैदा होते हैं और जो उनके टीका लगते हैं, ये जो टीका तुम्हारे बच्चों को निपुष्ट करते हैं और 15 साल उसी टाइम खत्म कर देते हैं। कोई भी टीका पहले बुजुर्गों लगवाते थे, आज जो है ये अभी लॉकडाउन में भी जो ये लगे हैं, ये सारे फ्रॉड केमिकल डाले गए तुम्हारे बच्चों के अंदर और तुम्हारे अंदर। और ये जो है अब नई नई बीमारी, आप कैसे आगे बचा सकते हो, अपनी नस्लों को कैसे बचा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी नस्लें बचने वाली नहीं है। जो तुम्हारे बुजुर्गों ने जो सपने देखे थे वो तुम्हारे बिल्कुल खत्म है, ढलान पे पड़ चुके हैं। मैं जो आपको एक बार बताने आया हूँ, ये इसलिए बताने आया हूँ कि इस रुपये के खेल को समझ लो। असली मेहनत तुम्हारा रुपया है। हमारे बुजुर्गों जो हुआ करते थे पहले, वो कभी जो है नोट के अलावा रुपया बोलते ही नहीं। और आज आप बच्चे पे मुंह पे यही सुन लो, यही रुपया है, यही रुपया है, यही रुपया है। सब बच्चे यही बोलते हैं कि यही रुपया है, मगर ये रुपया है ही नहीं। ये कागज, ये चूरन है, ये एक एफिडेविट है, इसको नोट बोलते हैं, नोट। और नोट भी है ये नकली। जितना बैंक में सोना होता है उसकी एवजी में आपके नोट छपते हैं। आज भारत की उसमें आरबीआई बैंक में, भारतीय रिजर्व बैंक में 5 लाख करोड़ रुपए का सोना रखा है, 5 लाख करोड़ का। और भारत में चल रहा है 5 लाख करोड़ रुपए, चलना चाहिए ना, मगर 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी आज भारत के अंदर घूम रही है, 34 लाख करोड़ की। और ओरिजिनल रुपया कितना है, 5 लाख करोड़। 34 में से 5 लाख रुपए निकाल दो तो 29 लाख करोड़ की तुम्हारी संपत्ति ये जाने वाली है। कोई भी बचा नहीं सकता, क्योंकि वो मार्केट में रुपए है ही नहीं। जो मार्केट में रुपए है ही नहीं तो वो तो तुम्हारी लोन, तुम्हारी जमीन रखी है, तुम्हारी भैंस रखी है, तुम्हारा घर रखा है, जाएगा तो वही जाएगा ना। और तुम्हारी पीढ़ी 7 जन्म तक अगर इस कर्जा को उतार जाए तब मेरे नाम बदल देना। डेविड क्राउली
एक ऐसा इंसान जिसका मर्डर सिर्फ 28 साल की उम्र में सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि वो एक फ़िल्म बनाकर लोगों के सामने इस दुनिया की असल सच्चाई को सामने लाना चाहता था, जिस फिल्म का नाम था ग्रे स्टेट। डेविड क्राउली एक बेहतरीन फिल्म मेकर थे जो अपनी वाइफ और एक 4 साल की बच्ची के साथ अमेरिका में एक मिनेसोटा नाम की जगह पर रहते थे। डेविड क्राउली 2014 में एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था ग्रे स्टेट। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके ज़रिए डेविड क्राउली ने हम सभी को एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहा था। इस फिल्म में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से आज जो सीक्रेट सोसाइटीज़ इस दुनिया को कंट्रोल करना चाह रही हैं, कल वो सीक्रेट सोसाइटीज़ किस तरीके से हमारे ऊपर सच में कंट्रोल करेंगी और हमारी गवर्नमेंट भी इनका सपोर्ट करेंगी। इस फिल्म में उन्होंने ऐसे बहुत सारे सीक्रेट कॉन्स्पिरेसीज और एजेंडाज को बिल्कुल खुलेआम दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस की बात है कि फिल्म को कंप्लीट करने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अभी भी इस फिल्म का ट्रेलर YouTube पे मौजूद है और अभी मैं आप लोगों को वो ट्रेलर दिखाने जा रहा हूँ। आप ट्रेलर को पहले पूरा देख लो, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि डेविड क्राउली ने इस ट्रेलर में हमें क्या क्या बातें बताने की कोशिश की हैं, कि कैसे आने वाले वक्त में हमारे अपने खुद के पर्सनल घरों में कैमरे लगाए जाएंगे ताकि हमारे ऊपर नज़र रखी जाए और इन कैमरों का कंट्रोल इन सरकारी ऑफिशियल्स के पास होगा हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए। अगले सीन में डेविड क्राउली ने हमें दिखाया है कि किस तरीके से हमारे क्लिनिक्स में ज़बरदस्ती हमारे ऊपर RFID चिप का इम्प्लांटेशन किया जाएगा इन मशीन्स के ज़रिए। और ये सिंबल किस सीक्रेट सोसाइटी का है मुझे लगता नहीं कि अपने सब्सक्राइबर को बताने की ज़रूरत है, वो लोग पहले से जान रहे होंगे कि ये किस सीक्रेट सोसाइटी का सिंबल है। उसके बाद ठीक अगले सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि इन्हीं RFID चिप्स को इस्तेमाल करके ही हमें अपने आसपास के शॉपिंग मॉल्स में या फिर स्टोर्स में पेमेंट करना होगा, यानी कि कैश को दुनिया से मिटा दिया जाएगा और इन्हीं RFID चिप्स की मदद से हमें पेमेंट करना होगा अगर हमें कोई सामान खरीदना है तो। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रैवल को सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी जो लोग अगर अमेरिका में है तो वो अमेरिका में ही रहेंगे, अगर कोई लोग इंडिया में है तो वो इंडिया में ही रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ नीचे आप लोग पढ़ सकते हो, चिप मैन्युफैक्चरर्स वर्किंग ओवर टाइम टू फिल ऑर्डर्स, यानी कि काफ़ी भारी मात्रा में लोगों के हाथों में या उनके बॉडी में RFID चिप का ट्रांसलेशन करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देश में मार्शल लॉ को लागू कर दिया जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता है, मार्शल लॉ एक ऐसा कानून है जिसमें कि अगर उसके लागू होने के बाद आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आपको बचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, आप खुद से अपना डिफेंस करो। सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। या तो आप चाहो तो जो आपके ऊपर हमला कर रहा है आप उसको मार डालो, काट डालो, कुछ भी करो, सरकार को कोई मतलब नहीं है। अगला सीन, ऐसे जितने भी स्टोर्स होंगे जहां पर कैश की मदद से पेमेंट किया जाता है, उन सभी स्टोर्स को बंद कर दिया जाएगा। उन सभी स्टोर्स से सारे सामान को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया जाएगा, यानी उन स्टोर्स से लोग कोई भी सामान नहीं खरीद सकते हैं। अगले सीन में आप लोग देख सकते हो कि एक फेमा नाम की सिक्योरिटी सर्विस जो कि सरकार के कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, जो जोर जबरदस्ती से लोगों को मजबूर करेगी सरकारी कानून को मानने के लिए, उन्हें फॉलो करने के लिए। और जो लोग इसके बाद भी सरकारी कानून के खिलाफ होंगे, उनका प्रोटेस्ट करेंगे, उन लोगों को सीधे सीधे खत्म कर दिया जाएगा, उन्हें जान से मार दिया जाएगा और धीरे धीरे पूरे देश में खून खराबे का माहौल बढ़ता जाएगा। और उसके बाद अंत में डेविड क्राउली ने हमें एक सीन दिखाया है जहां पर जो लोग भी इल्यूमिनाटी को फॉलो करते हैं वो लोग मिलकर एक सैटनिक रिचुअल कर रहे हैं जहां पर लोगों को जिंदा बलि पर चढ़ा दिया जाता है, जिसका नाम है ह्यूमन सैक्रिफाइस। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई फिल्मों में तो कुछ भी दिखा दिया जाता है, तू क्या सब मान लेगा? तो आप लोग जान लो, अगर इस फिल्म में ऐसी कोई सच्चाई ही नहीं थी तो ठीक फिल्म के रिलीज होने के कुछ महीने पहले ही इस फिल्म को बनाने वाले का मर्डर कैसे हुआ, और वो भी कोई ऐसा वैसा मर्डर नहीं। डेविड क्राउली के साथ उनकी वाइफ का मर्डर हुआ, यहाँ तक कि उनकी एक 4 साल की बेटी, उसे भी मार दिया गया, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी रात को। आप लोग इस बारे में गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ग्रे स्टेट मूवी डेथ लिखकर। ऐसा हकीकत में हुआ था। उसके बाद जब डेविड क्राउली के रिलेटिव ने, उनके रिश्तेदारों ने जब केस फाइल किया तो इनकी डेथ को सीधे सीधे एक मिस्टीरियस डेथ बताकर केस को क्लोज कर दिया गया। डेविड के घर पर 16 CCTV कैमरे लगे थे, लेकिन किसी भी कैमरे में मर्डर की रात का कोई फुटेज नहीं मिला। बहुत अरसा हो गया है मुझे आपको कहते हुए कि जिस भयानक दौर में आपके बच्चे एंटर करने वाले हैं, आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूं आपको ये बात?
क्योंकि डिजिटल करेंसी के ऊपर बताते हुए मुझे 2 साल हो गए आपको, लेकिन आपने कोई गौर नहीं फरमाया और आपको लगता है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। जब आज फरमान आया और हमें मालूम पड़ा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो गाइडलाइंस दी थी, जो 17 पॉइंट्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया था, उस प्रोग्राम के अंतर्गत जो सीबीडीसी का जो प्रोग्राम है, सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क ने एक काम करना शुरू किया है कि यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं उन लोगों ने अपने देश के अंदर बूटी का सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज को बूटी के सर्टिफिकेट के साथ जोड़ दिया गया है। यानी कि अब आप कहीं भी जाएंगे तो आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अब क्योंकि भारत में अभी ये सर्टिफिकेट हम लोग प्रिंट आउट निकाल के दे रहे हैं या आधार कार्ड के जैसा छोटा कार्ड दे रहे हैं, लेकिन यूरोप के अंदर, यूरोप में इन लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि वहां हर चीज डिजिटलाइज हो चुकी है और वहां यूपीआई कोड के जरिए या फिर बार कोड के जरिए स्कैन होके मालूम पड़ जाता है आपका स्टेटस। भारत सरकार ने भी ये बदलाव किया था प्राइवेसी के केस में कि आपका जो एम्प्लॉयर है या जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो चाहे रेस्टोरेंट में का मालिक हो, वो चाहे बस का कंडक्टर हो, वो चाहे रेलवे में टिकट देने वाला हो, फ्लाइट का अटेंडेंट हो या कोई भी आदमी हो, वो केवल आपका आधार देखकर या फिर आपका नाम वगैरह से डिटेल से आपका बूटी का स्टेटस चेक कर सकता है कि इसने पहली दूसरी ली है कि नहीं ली है। वो चीज बतानी बहुत जरूरी है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है कि 1 जुलाई 2022 तक अपना सर्टिफिकेट बनवा लो। जिसने पहली नहीं ली, दूसरी नहीं ली, अपनी ले लो, नहीं फिर मत कहना कि तुम्हारी सर्विसेज रोक दी गई है। और क्यूआर कोड का जो झरोना कीटा है, कीटा सर्टिफिकेट मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है, मतलब इस टैग को इधर क्या पे कर दो, क्या को टा पे कर दो, फिर बोलो, तो वो वाला सर्टिफिकेट है ये। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने यूरोप के अंदर एक और काम किया है कि जो एटीएम्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है या किया जा रहा है क्यूआर कोड वाले एटीएम्स के जरिए। और बेल्जियम में तो बहुत फास्ट हो चुका है ये खेल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ महीनों में कैश को कबाड़ बनाने की योजना चल रही है। आपको याद हो 8 नवंबर 2016 की वो रात, वो मंजर जब 8 बजे शाम को आकर के मोगली जी ने बोला था कि आपके 500 और 1000 के नोट आज से बेकार हो जाएंगे और आपको अब इन नोट्स पे से खरीदारी नहीं कर पाएंगे। वो दौर अब ये लोग लाने वाले हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपके लिए कितना भयानक दौर आ रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि मान लीजिए आपके नोट सारे के सारे बंद हो जाएं, तो उसके बाद डिजिटल करेंसी आ जाए। भयानक क्यों? भाई चलो पैसा है हमारा, हमारे पैसे को हम लोग इस्तेमाल करें, वो चाहे किसी भी शक्ल में हो। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उस गेम का क्या खेल है। उस गेम का ये खेल है कि सबसे पहली बात कि जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो प्रोग्राम है, ये क्या है कि हर आदमी के पर्सनल डेटा को, हर डेटा को एक कॉरपोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेट करना है ग्लोबली, पूरी दुनिया के अंदर। और उनको जो पैसा देना है वो प्रोग्रामेबल डिजिटल मनी देना है। प्रोग्रामेबल मतलब वो ऐसा पैसा नहीं होगा जिसको हम लोग पैसा कहते हैं, वो होगा प्रोग्रामेबल डिजिटल मनी। मतलब आपकी जो प्राइवेसी है पूरी तरह से खत्म समझिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आपका पैसा आपको रिलीज होगा, यानी बैंक जब आपको पैसा रिलीज करेगा, जो भी रिलीज करने वाला है, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर है, चाहे सरकार है, चाहे बैंक है, तो वो उस
पैसे को प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये पैसा किस दिन एक्टिवेट होगा, यानी इस दिन से पहले आप खर्च नहीं कर पाएंगे, किस दिन एक्सपायर हो जाएगा, उस दिन के बाद आप उसको खर्च नहीं कर पाएंगे, किस चीज पर खर्च होगा, कितना पैसा किस चीज पर खर्च होगा। हो क्या रहा है, आपकी हर आदत को मॉनिटर किया जा रहा है। आप कितनी देर पैदल चलते हो, आप कितना खाना खाते हो, आप बाहर जाते हो तो आपका जो बिल है वो कितने रुपए का आता है, आप किस किस से बात करते हो, फोन पर कितनी बात करते हो, आप मोबाइल पे चैटिंग में कितना समय बिताते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेटा दिया है, उसके अंदर 7 ऐसी हैबिट दी हैं जिसको ये कह रहे हैं कि ये वो हैबिट्स हैं जो ब्रेन डैमेज, मतलब ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है जिनकी वजह से। असल में तो झरोना का जो ये कीटा था, झरोना का जो काटी था, मतलब उल्टा कर लो काटी का, असल में तो ब्रेन स्ट्रोक्स और जो हार्ट अटैक्स हैं वो उससे हो रहे हैं, लेकिन ये लोग आपकी आदतों को ट्रेस करके उनके साथ जोड़ रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि पहला, मिसिंग ब्रेकफास्ट, सेकंड, स्लीपिंग लेट। अब देखो, सबका मालूम है कि कौन अपना मोबाइल कब कितने बजे रखता है, तो सबका मालूम है। तो जितने ज्यादा, अब हर आदमी को यह लगता है कि लेट सो रहा हूं इसीलिए ब्रेन हैमरेज हो गया, इसीलिए हार्ट अटैक हो गया। मोर स्लीपिंग स्पेशली एट मॉर्निंग, ईटिंग मील वाइल वॉचिंग टीवी और कंप्यूटर्स, वियरिंग कैप, स्कार्फ या सॉक्स वाइल स्लीपिंग, एंड हैबिट ऑफ ब्लॉकिंग या स्टॉपिंग यूरिन। समझ रहे हैं, ये ऐसा डेटा दिया इन्होंने, ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, इनकी वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो असली कारण है, जो काटी वाला, काटी का उल्टा करना है आपको, मैं जान के नहीं बोल रहा हूं, वो कह रहे हैं वो नहीं है, बाकी सारे कारण हैं। और आपकी आदतों को ट्रेस करके देख लिया कि आपका इतना पैसा इन चीज़ों पे खर्च होता है, इतना इन पे, इतना इन पे। और जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था कि आपको रोटी रोटी पे रखना है, बस आपको केवल इतना रखना है कि आप विरोध करने वाली पोजीशन में ना कभी भी आ पाओ, और आप आ भी नहीं पाएंगे अगर आपने सवाल उठाने शुरू नहीं किए, अगर आपने विरोध करना शुरू नहीं किया तो अब ये इसके अंदर दिया हुआ है, कंबाइन द कैशलेस सोसाइटी, बायोमेट्रिक आईडी ग्रिड, मतलब जितना भी आपका बायोमेट्रिक डेटा है उस सारे डेटा को कैशलेस सोसाइटी के साथ कनेक्ट करके सोशल क्रेडिट सिस्टम के साथ एक लूप तैयार करना है इनको। अब आपको समझ में आए, इस बात का मतलब समझ रहे हैं कि पैसा खर्च भी आप तब कर पाएंगे जब आपका सोशल क्रेडिट सिस्टम जो स्कोर है वो हाई होगा। जैसे अभी सिबिल का स्कोर होता है तो आपको लोन नहीं मिलता है, अडानी अंबानी की बात अलग है, उनको सिबिल स्कोर की जरूरत नहीं है, उनको तो प्रधानमंत्री को जेब में रखते हैं, उनको सिबिल स्कोर की क्या कहनी है। जो इंक्लूडिंग द यूरोपियन सेंट्रल बैंक और फेडरल रिजर्व, जो यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक्स हैं, और G20 में से ग्लोबल जीडीपी का 90% के करीब लोग इस डिजिटल करेंसी के लिए जा रहे हैं। तो यानी आपके बच्चों को पढ़ाया यह जाएगा कि यह फ्यूचर है, असल में यह गुलामी का रास्ता है। ईदर एक्सपेरिमेंटिंग, यानी वो जो 90% की मैं बात कर रहा था, वो 90% लोग ईदर एक्सपेरिमेंटिंग और इन अ वेरिंग स्टेट ऑफ CBDC एक्सपेरिमेंटेशन, या वो एक्सपेरिमेंटेशन के दौर में है। और यूरोपियन यूनियन ने, ये मैंने आपको बता दिया है, इसमें जो मेन बात है वो ये है कि कुछ ही महीनों में कैश को कबाड़ बजाने की योजना बन रही है। थोड़े दिनों के बाद, जैसे जो मैंने आपको बताया कि 8 नवंबर को जो था वो खेल था, ये जो मैं आपको बता रहा था ये मैं आगे बताता हूँ। डीमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी की सलाह दी गई थी, वो बिल गेट्स और नंदन नीलकेणी ने दी थी। नंदन नीलकेणी आधार कार्ड का मालिक है, बिल गेट्स आपके इस बूटी का मालिक है। आधार, यूपीआई, जन धन योजना, जो जन धन बैंक अकाउंट है, डीबीटी एंड डीमोनेटाइजेशन दैट वर द पार्ट ऑफ द वॉर ऑन कैश, मतलब कैश के ऊपर अटैक करने का ये प्रोग्राम था, टू एस्टैब्लिश द डिस्टोपियन कैशलेस सोसाइटी अंडर द कांस्टेंट सर्वेलेंस। कैशलेस सोसाइटी
और सर्वेलेंस होगा उसके ऊपर, यानी कैश नहीं होगा और आपके ऊपर पूरी निगरानी होगी। इसका जिक्र बहुत पहले भी हो चुका है। मैं आपको बताऊं, ये किताब है 1984 किताब का नाम है। ये किताब 1949 के समर में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी, पब्लिश हुई थी 1949 के समर में, और इस किताब के पब्लिश होने के बाद ये लेखक मार दिया गया था। 1949 जब अपना देश आजाद हो रहा था, हो चुका था, 2 साल हो गए थे, उस दौरान ये किताब पब्लिश हो चुकी थी। और इस किताब में आज से 70 साल पहले इसी चीज का जिक्र है, डिस्टोपियन कैशलेस सोसाइटी अंडर कांस्टेंट सर्विलेंस, 1984 किताब के अंदर। आप समझ सकते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल ने यह बात कैसे लिखी थी, क्योंकि जो बातें हम आपको बता रहे हैं, चिप लगने वाली या जो भी, जितने भी मैंने पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा आपको एक्सप्लेन करके दिया, तो आप लोगों को क्या लगता है कि हम फिल्मी बात कर रहे हैं। और जॉर्ज ऑरवेल ने जब यह किताब लिखी थी तो यह कहा था कि ये फिक्शन है, हम इसको एक मनगढ़ंत कहानी के तौर पर, साइंस एंड फिक्शन जो कहानी होती है, फिक्शन बोला था, कि ये सच्चाई नहीं है। ये लोग जो कश्मीर फाइल जैसी वाहियात फिल्म बना के उसको रियलिस्टिक फिल्म बताते हैं, सारा कुछ केवल दंगे करने के लिए, लोगों का दिमाग खराब करने के लिए बनाया जा रहा है, और इस बंदे ने सारी सच्चाई बताई फिक्शन कह के कि तुम समझ लो भाई, तुम्हारा दौर ये आने वाला है। देखिए, आप असली मुद्दों को ना उठा पाएं, आप असली मुद्दों पे उस एंगल से ना सोच पाएं, इसीलिए 24 घंटे दंगे 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 के हालात चल रहे हैं। धर्म के नाम पर कबाड़ चल रहा है। आपको उन लोगों को सोसाइटी में ब्लॉक करना पड़ेगा जो भी आदमी इस वक्त धर्म के इस एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो नफरत परोसी जा रही है ना, उसका असर क्या होगा? उसका असर होगा आने वाले वक्त में, जब आपके सामने एक दौर आएगा कि जब आपके सामने, अरे स्मार्ट वाला हो गया, हम आपको बता दें कि क्या होने वाला है। जब ये, समझ रहे ना, 3+2 कर दो, जी लगाओ उसके आगे, जब इसकी टेस्टिंग चलेगी ना, उस वक्त आपके अंदर का जो असली इंसान है, जानवर है, हैवान है, शैतान है, वो निकल के आएगा। रेडिएशंस के इम्पैक्ट जब पड़ेगा तो आपको बहुत सारे, किसी का सुसाइडल थॉट डेवलप हो गया तो वो कर गया, किसी को मारने का जी कर रहा है तो मार दिया, कोई अगर स्पिरिचुअल लाइन पे है तो वो और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा, किसी का भलाई करने का मन करता है, अच्छे कर्म करने का मन करता है तो वो और अच्छे कर्म करेगा, किसी का मन नहीं बुराई करने का तो उसका और करेगा, व्यभिचार करने का है तो वो और करेगा, यानी उस टाइम पे वो इम्पैक्ट बढ़ने वाला है। तो आपके दिलों में जो नफरत परोसी जा रही है, ये उसी वक्त के लिए आपके दिमाग में है, ताकि जिस वक्त भी वो ट्रायल चलेगा अगस्त सितंबर के अंदर, क्योंकि इनको 2024 से पहले ये इमरजेंसी थोपने वाले हैं। इमरजेंसी थोपना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि लॉकडाउन तो अब कोई मान नहीं रहा, तो इमरजेंसी थोपेंगे, ये इमरजेंसी थोपेंगे और हम उल्लंघन करेंगे। उससे पहले आपको संगठित होना बहुत ज़रूरी है। हम कोई कॉल नहीं दे रहे, सरकार पंगे ले लेकर चेक कर रही है किसमें कितना दम है, कौन कितना बोल रहा है, उनका इलाज बांधने का इलाज कर रही है। तो ये आपको देखना होगा कि आप लोग उस वक्त तक कितने संगठित होंगे। अभी मेरे दोस्त का एक मैसेज आया हुआ है कि देहरादून में डीसी ने फरमान जारी किया कि लगवाओ बूटी 12 से 14 वालों को, और लिखा हुआ है नीचे आप संज्ञान लीजिए। मैंने मना किया उसको, दोस्त को मैंने बोला नहीं, मैं नहीं लूंगा संज्ञान, देहरादून वाले लेंगे, वो जो स्टेप उठाएंगे हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आवाज जनता सरकार मोर्चा उठाएगा, आपको उठाना है, जनता सरकार मोर्चा आपके साथ है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि लड़ाई आपकी है, लड़ना भी आपको होगा, कोई और नहीं आएगा। एक कलाकार आज बोल रहा था कि भाई आपके पास तो, आपका तो बैक बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, आपके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे,
लेकिन आंदोलन करने के लिए हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो जो आपके साथ लगेंगे उनका फाइनेंशियल हेल्प कैसे करोगे? हम नहीं करेंगे भाई, हमारे बस का कुछ नहीं है, आप ही हमारी मदद कर दो। हमारे खर्चे कैसे चल रहे हैं किसी को पता नहीं है, हमको ही नहीं पता है। हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है भाई, कोई हमको फंडिंग नहीं दे रहा है। दो रास्ते हैं, या तो हम अमीरों से फंडिंग लेकर के आंदोलन को बढ़ाएं सरकार के खिलाफ और फिर उन्हीं की चमचागिरी करें, जैसे ये अंबानी अडानी का नौकर बना हुआ है, जैसे इससे पहले वाला बना हुआ था राहुल, जैसे अरविंद केजरीवाल कर रहा है, जैसे बाकी सारे चुप बैठे हैं। और दूसरा तरीका है हम आपसे मदद मांगे। बहुत जल्दी जरूरत पड़ेगी हमें आपसे। जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेमिनार्स करेंगे, 6-6 जिलों का एक सेमिनार करेंगे, तब हमें जरूरत पड़ेगी। हम कहां से इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे? हमारे पास तो नहीं है पैसे। तो डिपेंड करता है, हम मोटे बिजनेसमैन के पैसे लेंगे तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, हम आपसे लेंगे तो आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, फिर आपके बारे में बोलेंगे। तो ये जो पॉइंट था वो ये था कि मैं लिख देता हूं 1984 जो मूवी का मैं जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। 1984 ये किताब है, आपको ये देखनी होगी। जॉर्ज ऑरवेल की किताब है, और ये किताब 1949 में पब्लिश हुई थी, जिसके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा था। और जो बड़ी बात है वो मैं अभी इसके अंदर बता दूं, एक पीएम वाणी का जिक्र रहना रह गया। पीएम वाणी, वाणी का मतलब है W मतलब वाईफाई, A एक्सेस, N नेटवर्क, I इंटरफेस। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। हमारे रविशंकर प्रसाद कहते हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री कहते हैं कि मैसिव वाईफाई रेवोल्यूशन आने वाला है। केजरीवाल ने भी बड़ा वादा किया था कि वाईफाई देंगे आपको फ्री में, समझे? वाईफाई असल में ये आपको वाईफाई और इंटरनेट देने का खेल नहीं है। असल में ये सीबीडीसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस प्लान है। मतलब पहले उनके लिए सब कुछ तैयार करके रखो। जिस दिन सीबीडीसी बोल दे डिजिटल करेंसी लॉन्च करो, दिसंबर के एंड तक हम डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देंगे। ये निर्मला सीतारमण ताई 2 बार बोल चुकी है। तो आप समझिए कि ये साल खत्म होने से पहले आपकी जेब से या तो पैसा खत्म कर दिया जाएगा, या आपकी आदत बदल दी जाएगी कि आप पैसा सारा कुछ ऑनलाइन खरीद रहे हो, फास्टैग से लेके बाकी चीजें तक यूपीआई मोबाइल से ही कर रहे हो। तो जब आपको कैश की जरूरत ही नहीं है तो आप खुद ही का तो जरूरत तो है ही नहीं, हम करते ही नहीं इस्तेमाल, और फिर सब कुछ ब्लॉक। और डिजिटल करेंसी मतलब प्रोग्रामेबल। 2-4 बार चोरी करनी है बस आपके पैसे की। भाई 2-4 बार इंटरनेट पे साइबर अटैक करना है, फ्रॉड करना है, 2-4 लोगों के फ्रॉड हुए और उसके बाद वो प्रोग्रामेबल कर देंगे। भाई इससे बचने का एक ही तरीका है, प्रोग्रामेबल करो, बच गया, हो गया काम। तो भैया जी अब देख लो, आपको क्या लगता है कि आप बिना लड़े इनसे जीत सकते हो कि नहीं? आप जीत भी पाओगे कि नहीं? आप अपनी औलादों को किस तरह का भविष्य देना चाहते हो? आप उनके लिए लड़ना चाहते हो कि नहीं लड़ना चाहते हो, ये आपने तय करना है। हमारा काम है आपको जगाना, हमारा काम है आपको बताना। आपके पास इन्फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं अगर कहीं से आती है तो हम आपको दे रहे हैं, उसकी मदद से आप अपने आसपास के माहौल को सुधारिए और जितना हो सके लोगों को जागृत कीजिए। आप अपनी एक व्यक्तिगत टीम तैयार कीजिए कि कम से कम वो लोग आपके साथ खड़े हों। फिर क्यों हम लोगों को पहुंचने में वक्त लग सकता है, हो सकता है कि 2 दिन के प्रोग्राम्स हों या फिर हम इतनी दूर हों कि हम आप तक पहुंच ही ना पाएं। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी अपनी टीम हो, आपकी अपनी लड़ाई हो, आपका अपना तरीका हो, और आपको मुद्दे हम लोग दे रहे हैं, आपको जानकारियां हम लोग दे रहे हैं। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, और आज या कल में हमारे पूरे हो जाएंगे जो सब्सक्राइबर्स थे। तो आपको सेकंड जो ट्रेनिंग का जो सेकंड पार्ट है वो हम डाल देंगे, तो आप तक भी जल्दी पहुंचेगा। और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ये हमारी अपनी ही जिम्मेदारी होगी दोस्तों, क्योंकि YouTube और Facebook हमारी बातों को आगे तक नहीं जाने देता है। तो ये आपको ही मदद करनी पड़ेगी हमारी।
क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो उम्मीद है कि आप इस पूरी प्रक्रिया में आप हमारा साथ देंगे और इसको शेयर कीजिए आगे ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक बटन पे भी प्रेस कीजिए, कमेंट में भी ज़रूर कुछ लिखिए। इनमें से कुछ और बात पूछनी है तो आप अपना सवाल लिख सकते हैं। हमने वीडियो ठीक बनाई है तो आप अच्छा लिखिए, ख़राब बनाई है तो उस पर बुरा लिखिए। तो अगली वीडियो में आपके सामने आपके साथ आऊँगे फिर से दोबारा से आपके पास, और तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद, भारत माता की जय।